हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चौसर के एक इम्पॉर्टेंट वर्क को जिसका नेम है द हाउस ऑफ फेम। जॉफ्री चौसर, एज वी ऑल नो, इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड मिडल एजेस में लिटरेचर की, मेनली पोइट्री की शुरुआत करने वाले वही थे। फ्रेंच एंड इटालियन लिटरेचर से इंस्पायर होके इन्होंने इंग्लिश में अपने वर्क्स लिखना स्टार्ट किए थे, बट इंग्लिश उस टाइम इतनी डेवलप नहीं थी और इन्होंने स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच एंड लैटिन वर्ड्स उसमें ऐड करके उसे एनरिच भी किया था। और इनके इसी कंट्रीब्यूशन के कारण इनकी राइटिंग्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ा जाता है। और इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स एंड मोस्ट पॉपुलर द कैंटरबरी टेल्स। बट आज हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा द हाउस ऑफ फेम, जिसे कि 1380 के अराउंड लिखा गया था एंड इसे ड्रीम विजन फॉर्म में लिखा हुआ है। इस जॉनरा को विजनरी लिटरेचर एंड ड्रीम एलेगरी के नाम से भी जाना जाता है एंड ये मिडल एजेस में काफ़ी पॉपुलर था। ये एक ऐसा नैरेटिव होता है जिसमें कि नरेटर फॉल्स एस्लीप एंड जो भी वो ड्रीम देखता है उसे बेस बना के अपना वर्क लिखता है। अपने ड्रीम में वो एक अननोन प्लेस पे पहुंच जाता है एंड उसे एक्सप्लोर करता है। मिडल एजेस में लिखी गई पोएम्स जैसे कि पियर्स प्लॉमैन बाय विलियम लैंगलैंड, पर्ल बाय ग्वाइन फोएट इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा चौसर ने भी अपने मोस्ट ऑफ द वर्क्स इसी फॉर्म में लिखे हैं। द हाउस ऑफ फेम चौसर की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है एंड इसे मोर देन 2000 लाइन्स में लिखा हुआ है। ये इतनी लंबी है कि 3 बुक्स में डिवाइडेड है। बट लाइक चौसर्स अदर वर्क्स, ये पोम भी अनकम्प्लीट है एंड इसका थीम भी इजंट मच क्लियर। यूजीसी नेट एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये सारे ही वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अनफिनिश्ड होते हुए भी हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है। तो आइए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बुक 1 की स्टार्टिंग में नरेटर ड्रीम्स के बारे में बात करता है। वो कहता है कि ड्रीम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ तो बहुत अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल होते हैं जिन्हें कि हम बार बार याद करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ टेरिफाइंग भी होते हैं जिन्हें कि हम चाह के भी याद नहीं करना चाहते। वो बताता है कि उसे भी एक ऐसा ही वंडरफुल ड्रीम आया था एंड वो अपने रीडर्स के साथ इसकी डिटेल्स शेयर करेगा। इसके लिए वो गॉड ऑफ स्लीप को इन्वोक करता है एंड उसकी ब्लेसिंग्स लेता है कि जैसा ड्रीम उसने देखा था वो एज इट इज़ ही अपने रीडर्स को बताएगा। इन अदर वर्ड्स वो इसे मिस इंटरप्रेट नहीं करेगा। तो इस पोम के स्टार्टिंग में नरेटर हमें बताता है कि वो अपने ड्रीम में एक मैग्निफिसेंट टेम्पल में पहुंच जाता है जो कि कम्प्लीटली ग्लास का बना होता है एंड ये नरेटर खुद चौसर ही हैं। इस टेम्पल को इन अ ब्यूटीफुल वे डेकोरेट किया होता है एंड इसकी वॉल्स पे डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस की इमेजेस बनी होती हैं लाइक वीनस, वल्कैन एंड क्यूपिड। और ये टेम्पल गॉडेस वीनस का ही होता है जो कि रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी हैं। इस टेम्पल में और भी कई ब्यूटीफुल एंड आई अपीलिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन नरेटर का ध्यान जाता है इनियड पे जो कि वर्जिल की एक एपिक पोम है और इसकी ब्रास कॉपी उन्हें वहाँ पे मिलती है। तो नरेटर इस बुक को रीड करता है और हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। वर्जिल एक ग्रेट रोमन पोएट थे एंड उनकी एपिक पोएम है इनियड। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नेम है इनियस एंड वो एक ट्रोजन हीरो होता है। इनियस ट्रोय से बिलोंग करता था जो कि एक एशियन टर्किश सिटी है एंड ग्रीक माइथोलॉजी एंड लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है। यहाँ पे एक वॉर ऑफ ट्रोय हुई थी। एक्चुअली ट्रोजन प्रिंस पेरिस ग्रीक क्वीन हेलन को भगा के अपने साथ ले आया था और फिर ग्रीक्स ने ट्रोय पे अटैक कर दिया था। इस वॉर में बहुत सारे वॉरियर्स हुए थे एंड उन पे लिटरेचर भी लिखा जा चुका है एंड इनियस भी उन्हीं में से एक था। एनकाइजेस उसका फादर था एंड गॉडेस एफ्रोडाइटी उसकी मदर थी। जब ग्रीक्स ने ट्रोय को डिफीट कर दिया था तो ये इटली भाग गया था और माना जाता है कि वहीं से ये रोमन्स का एंसेस्टर बना। इसके अलावा डाइडो की स्टोरी भी हमें बताई जाती है। डाइडो एक क्वीन थी, क्वीन ऑफ कार्थेज। उसको एलिसा के नाम से भी जाना जाता है। वो एक विडो थी। इटली जाने से पहले इनियस डिफरेंट प्लेसेस पे गया था एंड कार्थेज भी उन्हीं में से एक थी और वहाँ पे रहते रहते दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे।
लेकिन वहाँ का एक नेबरिंग किंग था इयारबस एंड वो डाइडो से शादी करना चाहता था। तो उसने जुपिटर से रिक्वेस्ट की कि वो इनियस को कहे कि यहाँ से चला जाए एंड इनियस उसकी बात को टाल नहीं सकता था, तो वो वहाँ से चला गया। डाइडो इस सेपरेशन को बियर नहीं कर पाई एंड उसने सुसाइड कमिट कर ली। ये तो इनियड की छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं। एक्चुअल में द इनियड एक लॉन्ग पोएम है एंड मैं जल्द ही इस पे भी वीडियो लेके आऊँगी। इनियस के बारे में पढ़ने के बाद नरेटर इस टेम्पल से बाहर आता है एंड वो देखता है कि उसके ऊपर एक बड़ा सा गोल्डन ईगल होता है। वो उससे डरता है, उससे बचता है, लेकिन वो गोल्डन ईगल उसे उठा के आसमान में ले जाता है। तो बुक 2 में हमें ये बताया जाता है कि जब वो ईगल नरेटर को ऊपर लेके जाता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन वो बहुत प्यार से उसका नेम लेके उसे उठाता है। जब नरेटर होश में आता है तो वो उसे देख के डर जाता है, लेकिन ईगल उसे एश्योर करता है कि वो उसका फ्रेंड ही है, वो उसे कुछ नहीं करेगा एंड उसको गॉड जुपिटर ने भेजा है। असल में गॉड जुपिटर नरेटर जॉफ्री चॉसर के वर्क्स पढ़ के काफ़ी इम्प्रेस हुए, इसीलिए एज अ रिवॉर्ड उन्होंने इस ईगल को भेजा है कि वो उसे हाउस ऑफ फेम में लेकर आए। इस बुक में मेनली नरेटर एंड ईगल की हाउस ऑफ फेम तक की जर्नी बताई है कि वो कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपनी जर्नी के दौरान देखते हैं। जब वो ऊपर उड़ के जा रहे होते हैं तो उन्हें डिफरेंट साउंड सुनाई देती हैं, जैसे एयर एंड वाटर साउंड, और ईगल उसे बताता है कि हाउस ऑफ फेम में नरेटर को ऐसी और कई साउंड सुनने को मिलेंगी। लेकिन नरेटर का उसकी बातों पे ध्यान नहीं होता क्योंकि उसको हाइट से बहुत डर लग रहा होता है, और ईगल उसका डर ख़त्म करने के लिए उसको अपनी बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। वो उसे स्टार्स की नॉलेज देता है, लेकिन नरेटर कहता है कि अब उसका इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है। तो ऐसे बातें करते करते वो हाउस ऑफ फेम के नज़दीक पहुंच जाते हैं एंड उसके नज़दीक आते ही नरेटर को ह्यूमन बीइंग्स की स्लो स्लो आवाज़ें सुनाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब बुक 3 स्टार्ट हो जाती है एंड इसे कंटिन्यू करने से पहले नरेटर गॉड अपोलो को इवोक करते हैं फॉर गाइडेंस। जब हाउस ऑफ फेम आ जाता है तो ईगल नरेटर को अकेला छोड़ के चला जाता है एंड नरेटर को वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बड़े से बर्फ़ के पहाड़ को पार करना पड़ता है। जब वो इसे क्लाइंब कर रहा होता है तो वो देखता है कि बहुत सारे फेमस लोगों का नाम वहाँ पे एनग्रेव्ड है। कुछ नेम्स तो एज इट इज़ ही कार्व थे, ऑन द अदर हैंड कुछ नेम अनक्लियर थे बर्फ़ के मेल्ट हो जाने के कारण। जिन लोगों के नाम इरेज हो चुके हैं, नरेटर उनके बारे में सोच के काफ़ी दुखी होता है कि कभी वो लोग पॉपुलैरिटी की पीक पे थे और आज सब उन्हें भूल गए हैं, और ऐसा सभी के साथ होना है। और बस यही सब चीज़ें देखते एंड सोचते सोचते वो पहुंच जाता है इन द हाउस ऑफ फेम, और उसे देखते ही उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल चीज़ उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी। हाउस ऑफ फेम टैलेंटेड म्यूजिशियन, सिंगर्स, डांसर्स एंड राइटर्स से फिल्ड होता है एंड नरेटर उस थ्रोन के पास पहुंच जाता है जहां पे फेम बैठती है। फेम एक टॉल एंड स्लिम फिगर है विद मल्टीपल आईज, ईयर्स एंड टंग्स, और उसके पैरों पे विंग्स लगे होते हैं। वहाँ पे हर एक फील्ड से लोग आते हैं इस उम्मीद के साथ कि फेम उन्हें ऑनर करेगी। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट को फेम एक्सेप्ट भी करती है क्योंकि वो लोग सच में हार्डवर्क करके आए होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एरोगेंट होते हैं। फेम ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देती है और उनके साथ बाद में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। वहाँ पे एक मैन नरेटर से पूछता है कि उसका नेम क्या है एंड वो यहाँ पे क्या करने आया है। तो नरेटर उसे कहता है कि उसे अपनी पोटेंशियल के बारे में पता है, वो जानता है कि वो कितना का टैलेंटेड है एंड वो नहीं चाहता कि फेम उसे जज करे या उसे ऑनर करे। वो यहाँ पे सिर्फ उससे इंस्पिरेशन लेने आया है ताकि वो और भी अच्छा लिख सके। हाउस ऑफ फेम के साथ और भी कई बिल्डिंग्स अटैच्ड होती हैं एंड नरेटर वहाँ भी जाना चाह रहा होता है, लेकिन वो ईगल उसे बताता है कि उसके बिना वो एंटर नहीं कर सकता। फिर वो उसे लेके उन सभी बिल्डिंग्स में घूमता है और वहाँ पे सिर्फ लोग ही लोग होते हैं जो कि कंटिन्यूसली बातें ही करते हैं। वहाँ पे नरेटर के सामने एक अननेम्ड मैन आता है जिसको कि नरेटर ने अ मैन ऑफ ग्रेट अथॉरिटी कह के बुलाया है। अब ये मैन ऑफ ग्रेट अथॉरिटी कौन है किसी को भी नहीं पता, और ये पोएम यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक अनफिनिश्ड वर्क है, इसके थीम, सिंबल्स, मोटिव्स कुछ भी क्लियर नहीं है,
अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसे एनालाइज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।